जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। Under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours. प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण यह बिल गिर गया। यह संशोधन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव के लिए लाया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यदि यह बिल पास हो जाता तो इसे 2029 के आम चुनावों में लागू करने की योजना थी। लोकसभा में इसके गिर जाने से बीजेपी विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बता रही है। आज इसी को लेकर जालंधर में बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे महिला जन आक्रोश प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, जिसे हरियाणा के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा उत्तर प्रदेश की वुमेन वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन मंत्री बेबी रानी मौर्य ने संबोधित। पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हमारे पंजाब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मनमोहन कालिया जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार, उपस्थित अन्य पार्टी के साथ हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार मित्रों भाइयों बहनों, आज का विषय जैसे हमको मालूम है कि 16 और 17 अप्रैल देश की जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश की 50% आबादी के साथ जो वहां अन्याय हुआ और जिनकी जिम्मेवारी उस अन्याय करने की है, उस विषय को आपके सामने उजागर करना है। हम जैसा देखते हैं कि देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में, चाहे हमारी महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में हो, न्यायालय में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कृषि में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, आर्किटेक्ट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अध्यापन हो, खेल हो, पुलिस हो, सब क्षेत्रों में आज महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मत रहा है कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार, खास करके लोकतंत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये बहस बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं चल रही है, लेकिन वर्षों कांग्रेस ने अपने शासन में इस चीज को कभी पूरा करने के लिए किसी न किसी कारण से वो पीछे हटते रहे। और जब कभी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं ने इन चीजों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय भी कोई ना कोई अड़चन ये डालते रहे। इतिहास में अगर जाते हैं तो 1971 से 74 तक जो शुरुआती सबसे पहल हुई टुवर्ड्स इक्वलिटी, ये रिपोर्ट जिसमें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा ये बहुत प्रमुख रूप से उठाया गया। 1989-83 में एक काम तो हुआ कि पंचायती राज में 33% की भागीदारी ये महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई। उसमें बहुत सी प्रदेशों ने भी आगे बढ़ करके कहीं कहीं तो इसको 50% तक भी लेकर के आए। उसी क्रम में ये काम हमारे देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा या फिर प्रदेशों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधि के नाते से इसको लागू कराया जाए, इसके लिए भी पहला प्रयास 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के अंदर 11वीं लोकसभा में 81वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन इसको बाद में कुछ दलों के विरोध के कारण से इसको
संयुक्त समिति जो लोकसभा की होती है उसे भेजा गया और बाद में वो सरकार गिर गई और उसके बाद उस पर आगे काम नहीं बढ़ा। 98 से 2003 में आदरणीय वाजपेयी जी के समय में भी 4 बार ये बिल पेश किया गया, लेकिन चारों बार विपक्ष ने कोई न कोई बहाना उस समय बनाया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया। 2010 में यूपीए सरकार के समय भी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब भी 9 मार्च 2010 को बहुत भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में तो बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया क्योंकि 15वीं लोकसभा उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद 2023 में पहली बार जब मोदी जी की सरकार में ये विषय आया और उस समय नारी शक्ति वंदना अधिनियम सितंबर 2023 विशेष सत्र में संसद के जो दोनों सदनों को 128वें संशोधन के बिल के रूप में इसको पेश किया गया और इसको पारित किया गया। लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को बाद में जब ध्यान आया कि ये चीज वायदा जो हमने किया था कि इसको जल्दी से जल्दी पारित कराएंगे, पारित करा करके और इसको 2029 में होने वाले चुनाव के अंदर इसको लागू किया जाएगा। लेकिन 2 चीजें उसके अंदर करनी जरूरी थी जो उस एक्ट में लिखा गया था, एक तो सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। सेंसस और डिलिमिटेशन 2029 से पहले हो जाएगा और हम 2029 को लागू कर देंगे। लेकिन समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं, जब ये ध्यान में आया कि ये शायद 2029 तक पूर्ण नहीं कर सकते तो फिर हमें 2029 को पूरा करना है तो एक नया संविधान संशोधन लाया जाए और उसके माध्यम से, चूंकि पहले अगर विपक्ष ने साथ दिया है तो अभी भी वो साथ देंगे और इसको हम 2029 में लाने के लिए उसका प्रारूप जो थोड़ा 1-2 ही पंक्तियां बदलनी है, ज्यादा नहीं, उस संशोधन को ला करके इसको पूरा करा सकते हैं। लेकिन अब आकर के विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला और इसमें से ये जो 131वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया और इसको गिरा दिया। भले ही लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत तो है, पूर्ण बहुमत से पेश तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। 2/3 मेजोरिटी हमारी नहीं है। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया, न केवल हमारे विश्वास पर बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और जो विश्वासघात मैं कहूंगा ये किया, ये निंदनीय है। अब इस निंदनीय अपराध का उनको जनता, खास करके महिलाएं, भूलेंगी नहीं और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमेशा जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव परिणाम से ही भुगतती हैं इसको। चुनाव परिणाम पहले भी विपक्ष के लोग लगातार इतने सालों से लगातार पीछे ही गए हैं, लेकिन अगर इस समय वो पारित कराते, मोदी जी ने स्वयं कहा था कि ये महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी एक बड़ा कॉज है, ये कोई पॉलिटिकल इसको एंगल नहीं देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि इसका श्रेय मोदी जी को मिल जाएगा। उन्होंने वही लोकसभा में कहा कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं सारा श्रेय आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं कहूंगा कि बिना विपक्ष की सहमति के यह संभव नहीं था, तो सारा श्रेय मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। किसी प्रकार का मुझे इसका कोई नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। साथ में एक बात भी चेतावनी के रूप में भी कही कि हाँ, यदि आप इसका विरोध करोगे तो फिर इसका लाभ सबको नहीं, केवल मोदी को मिलेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने दी, क्योंकि महिलाएं तो आखिर विचार करेंगी ही कि जो हमें एक मौका 2029 में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, उसमें 33% के आरक्षण का मिलने वाला था, वो केवल विपक्ष की इस जिद के कारण से उनको नहीं मिल पाया है। आखिर एक बहुत बड़ी शक्ति, मातृशक्ति, वो अपने अधिकार से वंचित होते जब देखेगी तो वो अपने आप सोचेगी, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ये सोचेंगे, निश्चित रूप से उनको आगाह किया कि इसका उनको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर पास कराते हैं तो फिर ये गैर राजनीतिक मुद्दे की तरह ही आगे बढ़ेगा और इसके
कई चीजों के इन्होंने बड़े घिनौने खेल भी खेले। इस एक्ट की जुर्क्स करा करके दक्षिण में एक मुख्यमंत्री ने तो चेन्नई के अंदर वहां इस विधेयक की प्रतियां जलाई और प्रतियां जला करके उसका विरोध किया तमिलनाडु में। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। अभी तो पारित नहीं हुआ है। पारित होने में क्या क्या चीजें आएंगी, उनकी शंकाएं सबको दूर करने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा, क्योंकि उनका एक ही विषय था परिसीमन, यदि नई जो जनगणना होगी उसमें यदि आप कराएंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि जनगणना करते समय आबादी जो देश भर की बढ़ रही है, कंपैरेटिवली ये बात ठीक है कि दक्षिण राज्यों में जनगणना करते समय आबादी कम बढ़ी है तो उनको ये खतरा था कि हमारी सीटें कम ना हो जाएं। गृह मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि हम इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि प्रोपोर्शनेटली हर प्रदेश को 50% सीटें बढ़ा देंगे। जो प्रोपोर्शन आज है वही प्रोपोर्शन इसके बाद रहेगा। 50% बढ़ेंगे तो सबकी बढ़ेंगी। तो शेयर जो है तमिलनाडु का जितना, दक्षिणी राज्यों का जितना आज है वो उतना शेयर उस समय भी रहेगा। उन्होंने काउंटिंग एक एक प्रदेश की कितनी सीटें आज हैं, कितनी बाद में हो जाएंगी, 50% का सामान्य फार्मूला सब पर लागू होगा, और यदि कहीं ऑड नंबर है तो उसमें भी 50% बढ़ाएंगे तो उसको पूरा करने के लिए आधी सीट और बढ़ जाएगी। और जितने यूटीज हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनकी भी सीटें ऐसे अकॉर्डिंगली बढ़ाई जाएंगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी उस पर आए नहीं और आखिर में अड़ गए कि नहीं, आप जो है उसमें पास किया हुआ है कि जब भी जनसंख्या यानी सेंसस हो जाएगा, जब भी डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद कराएंगे। हम चाहते थे कि वो चीज 2029 तक होना संभव लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस गति से चीजें, संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो किस गति से आगे बढ़ेंगी वो अपना तरीका है। गति उनकी इतनी नहीं है कि 2029 तक उसको पूरा करा सकें। तो संशोधन इतना ही था कि अगर कोई परिवर्तन होकर के नई जनगणना और नए प्रीसीमन हो जाएगा तो उससे कराएंगे, नहीं होगा तो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से कराएंगे। लेकिन 2029 में ये चुनाव महिलाओं के हित में हो जाए, इतना ही कुल मिला करके उसका हेतु था। लेकिन कई तरह की घबराहट विपक्षी दलों में थी। उस घबराहट में बड़ी घबराहट तो उनकी ये है कि अगर डिलिमिटेशन की बेरा हो गया तो हमारी सीटें कहाँ चली जाएंगी। डिलिमिटेशन कराएंगे, उस समय बढ़ा के कराएंगे तो कम से कम हमारी सीटें बचेंगी। उन्होंने ये उस समय नहीं सोचा था कि जब लोकल बॉडीज में 33% कराया, क्योंकि उस समय तो उनकी सीटें नहीं जा रही थी। पास करना था विधानसभा ने, उनकी सीटें बरकरार थी, लागू करना था लोकल बॉडीज में, करा दिया। आज सबको ये लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट ही महिला सीट हो जाए। हमारा ये कहना है, आपकी हो या किसी और की हो, ये नागरिक महिलाएं हमारी 50% आबादी हमारे देश का प्रमुख हिस्सा है। इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी डिलिमिटेशन मान लिया गया, तब भी उसके ऊपर आए नहीं, क्योंकि उनको ये अंदर अंदर भय डर ये सता रहा था। तो मित्रों, इसके एक कारण से जो 16-17 अप्रैल को हुआ और ये जो संशोधन है ये नहीं होने दिया, इसकी भर्त्सना करने के लिए जनता को बताया जाए और आप लोगों के माध्यम से आप जनता को इस विषय को बताएं, इतना विषय आपके सामने रखना था। और मैं समझता हूं क्योंकि महिला शक्ति, मातृशक्ति ये इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी। हमारे आप देखते हैं स्टेज पर भी मैसेज देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए हमारी मातृशक्ति ही, पंजाब की हमारी प्रमुख बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका भी विषय यही है। फिर भी श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी उत्तर प्रदेश से चल के आई हैं और इनको भी सारे विषय का, जो कि पहले राज्यपाल भी रही हैं, बहुत समय से राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जितना मैंने बताया शायद इससे भी ज्यादा इनको जानकारी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा बेबी रानी मौर्य जी को कि आपको अपने श्रीमुख से आप भी कुछ बताएं, इसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर को लेंगे। धन्यवाद भाई साहब। यहाँ उपस्थित जालंधर के सभी मीडिया बंधुओं, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रभारी जोशी जी और मेरे साथ मंच पर बैठी सभी बहनें, इनमें इनके पास कोई ना कोई दायित्व है, कोई महामंत्री है, कोई पार्षद है, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष है, कोई पूर्व अध्यक्ष है और हम सब के बहुत ही आदरणीय अभी
हमारे केंद्रीय मंत्री खट्टर जी ने आपको ये आरक्षण बिल क्या था इसकी पूरी जानकारी दी। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये बिल नारी अभिनंदन वंदन 2023 बिल संसद में पेश हुआ 16 तारीख को और 17 को जब इसकी मत पड़ने थे तो जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य डीएम जो भी हो, उन्होंने सबने मिलके, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, विरोध किया। सबने मिलके जो देश की आधी आबादी है महिलाएं, उनके इस अधिनियम को गिरा दिया। ये इतना बड़ा अपमान है महिलाओं का। महिलाएं सब कुछ सह लेती हैं लेकिन अपना अपमान नहीं सहेंगी वो, और इसका आक्रोश इन्हें आगामी चुनावों में भोगना पड़ेगा। महिला महिला होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है। अगर नीयत साफ नहीं होती तो महिलाओं के लिए शौचालय क्यों बनवाते, वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना क्यों लेके आते, वो महिलाओं के लिए विद्युत निःशुल्क विद्युत योजना क्यों लेके आते, वो महिलाओं के लिए आयुष्मान कार्ड क्यों बनवाते। क्या उन्होंने ये सोचा था कि हमें वोट देंगी? वो केवल अभी जो हर घर को नल की जो व्यवस्था की है वो महिलाओं के लिए की है, जिससे उनका समय बचे, उन्हें दूर पानी लेने नहीं जाना पड़े। उनको गैस सिलेंडर निःशुल्क इसलिए दिए जाते हैं कि वो अब जंगलों में जाके लकड़ी काट के नहीं लाए, अपने घर पर अपने गैस जलाएं और भोजन बनाएं, जिससे उनकी आंखें भी ठीक रहें और फेफड़े भी ठीक रहें। अनेक ऐसे कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए और इसी के चलते वो ये अधिनियम वंदन बिल लेके आए, केवल क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। वो चाहते थे कि आधी आबादी को उनका हक मिले, लेकिन इन पार्टियों ने मिलके उस हक को उनसे छीना है और इस हक को छीनने के कारण जो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें ये सब महिलाएं उन्हें जवाब देंगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया बंधुओं को कि जब पंचायती राज में महिलाएं इतने अच्छे कार्य कर रही हैं, निर्णय ले रही हैं, अगर वो पार्लियामेंट में आ जाती, वो विधानसभाओं में आ जाती तो देश की प्रगति और उन्नति में कितनी सहायक होती, कितना हमारा देश आगे बढ़ता। आज महिलाएं केवल चौके चूल्हे तक सीमित नहीं है, अब वो चौके चूल्हे से बाहर निकल के वो देश की राजनीति करना चाहती हैं, देश के लिए काम करना चाहती हैं, वो व्यापार करना चाहती हैं, वो अपने लिए न सही समाज के लिए अनेक सामाजिक कार्य करती हैं। वो किस लिए भाइयों कि हमारे जो गरीब तबका है, जो उनके बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों, महिलाएं बौद्धिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए बहनें आज भी लगातार कार्य कर रही हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस नारी वंदन अभिनंदन बिल को लेके आए तो ये एक सोची समझी चाल के कारण, परिवारवादी पार्टियों के कारण, सपा भी परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस भी परिवारवादी पार्टी है, आप भी परिवारवादी पार्टी है, ये सब पार्टियां और टीएमसी हमारी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी परिवारवादी पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके, सबके विकास के लिए, सबको विश्वास में लेके कार्य करती है। भाइयों, मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मैं खुद ऐसी समाज से आती हूँ। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बना दिया, आज मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ, मैं आगरा की महापौर रही हूँ, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हूँ। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी है, वो सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी इस बिल को लेके आए थे और इस एक सोची समझी चाल के कारण ये बिल गिरा दिया। भाइयों और बहनों, हम आज आपको बता देते हैं कि ये जब 3 तलाक का बिल आया उसका भी इन्होंने विरोध किया, जब हमने राम मंदिर बनाया उसका भी इन्होंने विरोध किया, जब आयुष्मान भारत बनाया उसका भी इन्होंने विरोध किया, नया संसद भवन बना उसका भी विरोध किया, ये ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया
उसका भी विरोध किया। ये खाली विरोध करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने आधी आबादी का विरोध किया और इस विरोध का इन्हें सामना करना पड़ेगा। मैं बहनों से अपील करती हूं कि ऐसी पार्टियों का विरोध करिए, इनको आगामी चुनाव में सबक सिखाइए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये जो आधी आबादी है, जो बहनें हैं, ये आगे बढ़े, ये राजनीति में हिस्सा लेके राजनीति के बड़े पदों पर बैठे। आज हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, वो देखिए सर्वोच्च पद पर बैठी है। वो किसने बनाया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उन्होंने। तो महिलाओं के लिए जो पार्टी इतना कार्य कर रही है, उसकी यही मानना चाहिए कि उनकी नीयत साफ थी और इसीलिए इस बिल को लेके आए थे। अब ये पास इन्होंने नहीं होने दिया, इसकी जैसे घर में भ्रूण हत्या हो जाती है, ऐसी भ्रूण हत्या करने का कार्य इन लोगों ने किया है। मैं आप इस मंच के माध्यम से मैं इन सभी पार्टियों की निंदा करती हूं और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जब बहनें अपनी पे आ जाएं तो वो फिर किसी की नहीं मानती। अगर उनमें आक्रोश अब बढ़ना ही है, इतना अच्छा बिल आ रहा था, पिछले एक हफ्ते से महिलाओं में इतना उत्साह था, वो रैली कर रही थी, वो स्कूटी रैली निकाल रही थी, वो सम्मेलन कर रही थी, वो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रही थी कि आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नारी अभिनंदन बिल लाके। तो इसकी इन्होंने एक तरह से भ्रूण हत्या ही की है, जो जन्म में ही था। अभी अगर ये पास हो जाता तो हमारी 33% जो महिलाएं वो संसद में बैठती और आगामी विधानसभा का जब चुनाव होता तो अपनी अपनी विधानसभाओं में बैठती। भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये इन्होंने अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी देना कोई उपकार का काम नहीं कर रहे हैं हम, उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है, आगे आने वाले चुनाव में महिलाओं के इनको कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री जी ने भी विपक्ष के झूठ को बेनकाब किया है। परिसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, वरन उससे फायदा होता। परिसीमन से कुछ सीटें बढ़ती जो महिलाओं के खाते में जाती, ऐसा कार्य ये कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका अधिकार दिलाने के लिए वह महिला विरोधी ताकतों से दृढ़ता से लड़ेगी। यह ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन 2 दिनों में केवल एक विधेयक सदन में नहीं गिरा, बल्कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और आप पार्टी ने मिलकर आधी आबादी को अपनी नजरों से गिरा दिया है। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माता बहनों की बेटियों के साथ एक विश्वासघात किया है। जब भी निर्णय निर्माण में महिलाओं को समान भागीदारी देने की बात आती है तो यह दल राजनीतिक बहाने और बहानेबाजी के कारण उसे आगे नहीं बढ़ने देते और एक दीवार से खड़ी कर देते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा से दूर रखने की ये साजिश की गई है। 2 दिन की बहस में ये उजागर हो गया कि इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। ये एसटी एससी जो भी महिला हमारी हैं उन्हें संसद में या विधानसभाओं में नहीं देखना चाहते हैं। ये केवल अपने परिवार की महिलाओं को ही उसमें आगे देखना चाहते हैं, इसीलिए इसका इन्होंने विरोध किया। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था कि आने वाले समय में इनको इसका जो भी नतीजा होगा वो भुगतना पड़ेगा और हर महिला इनके लिए कड़े विरोध के लिए खड़ी रहेगी। इस अवसर पर मुझे यही कहना था। आप सबने हमको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।